एपी कल्चर नहीं दिया, एनसीईआरटी थोड़ा बहुत दिया एपी कल्चर। एपिस एपिस डॉर्सेटा किसका जूलॉजिकल नेम है? एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, मधुमक्खी, है ना। तो इसको मधुमक्खी पालन, एपिस को यानी मधुमक्खी को पालना, उसकी देखभाल करना, दो इंपॉर्टेंट चीजें प्राप्त करने के लिए, वन इज द हनी एंड बीज वैक्स, मोम। दो चीजें प्राप्त करने के लिए हम इनका कमर्शियल स्केल पर इनको हम पालते हैं, ठीक है, एपीकल्चर। तो फिर से आएंगे सबसे पहले, अब थोड़ी सी इसकी एक सेकंड पहले लाइफ साइकिल देखना पड़ेगी शॉर्ट में। पहले तो बहुत डिटेल पूरा एक लेक्चर लगता था इसकी लाइफ साइकिल पढ़ाने में, अभी जरूरत नहीं, उतना नहीं पढ़ा रही। हाँ देखो, एपीकल्चर पे आ रहे हैं। सबसे पहले तुमने देखा कॉलोनियल इंसेक्ट है, समूह में रहता है, काम बटा हुआ रहता है, थोड़ा थोड़ा सबने पढ़ा है। और पूरे दुनिया में ये जानी जाती है, छत्ता बनाती है, काय का, वेक्स का, मोम का छत्ता बना रहता है ना। तो कॉलोनियल इंसेक्ट है और काम बटा हुआ है, हर एक मेंबर को काम बांटा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल जितना बता रही हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे कॉलोनी में, पूरे छत्ते में क्वीन रहती है, फर्टाइल फीमेल, मतलब ये रिप्रोडक्शन में कैपेबल है। अच्छा, जब क्वेश्चंस आते थे वर्कर भी, तो उनका फेवरेट क्वेश्चन रहता है श्रमिक मक्खी, और जरूर पूछते थे कि उसका जीवन काल इन वीक्स पूछते थे कि कितने वीक तक जिंदा रहती है। सो वर्कर बी पे तो हमेशा ही क्वेश्चन आते थे। तो क्वीन फर्टाइल फीमेल बोलेंगे, मतलब ये रिप्रोडक्शन में कैपेबल होती है, और एक हाइव के अंदर एक ही रहती है, एक छत्ते के अंदर एक ही रहती है, और इसका जीवन काल सबसे ही लंबा 5 इयर्स तक, 4 to 5 इयर्स ये जिंदा रहती है, ठीक है। और क्वीन बोल रहे हैं ना अपन, उसका ओनली वन फंक्शन, वो जब तक भी जिंदा रहती है सिर्फ एग्स ले करती है, सिर्फ अंडे देती है। तो एक दिन में करीब वो 1500 से 2000 एग्स प्रोड्यूस करती है पर डे, पर डे, यानी अपने पूरे जीवन काल में लाखों अंडे देती है वो, 1.5 लाख से 2 लाख, ठीक है। फर्टाइल फर्टाइल फीमेल कहा मैंने, और ये प्रजनन में बस ये सक्षम है। दूसरा देखो, वर्कर्स, श्रमिक मक्खी बोलते हैं इसको, देखते हैं। ये स्टराइल फीमेल है, मतलब फीमेल बट नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन के अलावा जितने भी काम है वो वर्कर करेगी, ठीक। मतलब खाना ढूंढना, सारे मेंबर का फीडिंग करना, छत्ता बनाना, सबकी देखभाल करना, ठीक है, लगातार खाना इकट्ठा करते रहना, ये सारे काम वर्कर के होते हैं। एक्सेप्ट उसकी लाइफ साइकिल बहुत टिपिकल है, हाँ, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। स्टराइल बोला, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। और लाइफ स्पॉन इनका 85 डेज है। तो एग्जाम में वीक पूछते थे, यानी 12 हफ्ते ले लो, है ना। 85 डेज इनका लाइफ स्पॉन है। संख्या इनकी सबसे ही ज्यादा होती है, करीब 60,000 से 90,000 एक छत्ते में होती है वर्कर बीस, और सारे काम वो करेगी बट वो प्रजनन में सक्षम नहीं है। थर्ड मेंबर ड्रोन्स, ड्रोन्स फर्टाइल मेल, मतलब ये रिप्रोडक्शन में कैपेबल होते हैं। इनका नंबर में भी ये सबसे कम होते हैं, मुश्किल से एक छत्ते में कितने होते हैं 100। लाइफ स्पॉन भी इनका बहुत छोटा होता है, 4 to 5 वीक्स, सबसे कम इनका जीवन काल भी रहता है, और ये रिप्रोडक्शन में कैपेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इस पूरे कॉलोनी में स्पेशलिटी की जो फीमेल्स होती है उनमें स्टिंग होता है, डंक, डंक, ठीक है। फीमेल में डंक है, मेल में नहीं होता है। देखो बुक्स के अंदर लिखा रहता है, बुक्स के अंदर लिखा रहता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन, मेल्स, मेल्स के माउथ पार्ट्स भी डिजनरेट रहते हैं, मुखांग भी डिजनरेट है, तो वो अपना खाना ढूंढ के खा नहीं सकता। मतलब वो खाने पे भी किस पे डिपेंडेंट है? वर्कर बीज पे। वर्कर बीज उसको वर्कर बीज उसको खाना देगी तो, नहीं तो वो भूखा रहेगा, ठीक है। तो खाने के ऊपर किस, वो डिपेंड रहता है वर्कर पे। अच्छा, छत्ता वर्कर बनाती है, वेक्स ग्लैंड वर्कर के पास होती है, क्वीन के पास नहीं। क्वीन थोड़ी छत्ता बनाती है, वर्कर बनाती है। तो वेक्स ग्लैंड भी किसके पास होती है? वर्कर। और फिर खाना इकट्ठा करना, उसको हनी में कन्वर्ट करना, छत्ते में इकट्ठा करके रखना, ये सब काम भी वर्कर करती है, ठीक है। तो जब मतलब ये सब मेहनती होती है वर्कर्स। तो अनफेवरेबल कंडीशन, रेनी सीजन,
बारिश में अनफेवरेबल कंडीशन है इनके लिए, ये नेक्टर पोलन इकट्ठा नहीं कर पाती क्योंकि बारिश में फूल वगैरह क्या सब गीले हो जाते हैं, तो इनके लिए अनफेवरेबल है। तो ये छत्ते में पहले से ही खाना वगैरह इकट्ठा करके रख लेती है फॉर अनफेवरेबल पीरियड, ठीक है। और फिर अनफेवरेबल पीरियड में जब बहुत बारिश और ऐसा सब होता है, क्वीन तो अंदर ही रहती है पहले से ही, वो एक ही बार अपनी लाइफ में बाहर आती है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड सेकंड व्हेन शी गेट ओल्ड, 2 बार छत्ते से बाहर आती है, बाकी वो छत्ते से बाहर नहीं आती। छत्ता चेंज करती है व्हेन शी बिकेम ओल्ड। क्या चेंज करती है? एक ही में रहती है ना। और नहीं, ये नया छत्ता बनाती है, वर्कर नया छत्ता बनाती है जब मेंबर्स ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर ओल्ड मेंबर सारे उड़ के दूसरे छत्ते में माइग्रेट होते हैं और पुराना वाला छत्ता नए मेंबर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। अरे ओवर क्राउडिंग तो होगा ना, पर डे वो कितने एग्स प्रोड्यूस कर रही है, 1500 से 2000, तो जो छत्ता रहेगा उसमें ओवर क्राउडिंग तो होगा ही, ठीक है। तो जब ये नई जगह पे शिफ्ट होती है सबकी सब, और उसको पूरा अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो उसको पूरा भर के रख लेगी खाने से। अनफेवरेबल कंडीशन में सब वर्कर्स मिलके मेल को धकेल देती है बाहर, एंड ड्यू टू स्टारवेशन, भूख प्यासे ही मर जाते हैं, और कंडीशन कैसी रहती है, अनफेवरेबल। ठीक है, तो वर्कर्स जो रहती है वो उसको धकेल देती है सब बाहर। तो अनफेवरेबल कंडीशन है, वो जिंदा ही नहीं रहती है, और वर्कर खाना भी नहीं देती है उसको, और क्योंकि खाना भी उसको कौन देती है, वर्कर। सुरक्षा भी कौन देगी, वर्कर। मतलब पूरी तरह से डिपेंड वो वर्कर भी पे रहते हैं। मेल्स एकदम सबसे पुअर रहते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर। हनी बीज में बिल्कुल ऐसी लाइफ साइकिल है उसकी, ओनली फॉर रिप्रोडक्शन, नहीं तो उनकी स्पीशीज आगे कैसे बढ़ेगी। और अपन डार्विनिज्म पढ़ चुके हैं ना, एवरी स्पीशीज वांट्स टू कंटिन्यू देयर रेस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वापस से थोड़ा सा जो एग्जाम में आता है कि फीमेल जो अंडे दे रही है ना, फीमेल के पास इसमें पावर रहता है कि तुमने कॉकरोच पढ़ा ना, स्पर्मेथिका, स्पर्मेथिका में क्या इकट्ठे होते हैं, स्पर्म। तो क्वीन जो रहती है वो स्पर्म इकट्ठे करके रख लेती है, उसके पास पावर है, यदि वो चाहे तो स्पर्म और ओवम को मिला के कैसा एग ले करती है, फर्टिलाइज। तो स्पर्म उसके पास पहले से इकट्ठे है ना, उसने अंडाणु और शुक्राणु को मिला दिया, अंडा निषेचित हो गया। तो फर्टिलाइज एग है यदि, तो फ्यूचर में उससे क्वीन बनती है और वर्कर बनती है, मतलब फीमेल फर्टिलाइज एग से बनती है। और इस स्पीशीज में क्वीन के पास पावर है, वो चाहे तो बिना ही फर्टिलाइजेशन के अंडा बाहर लेकर देती है। यदि उसने अनफर्टिलाइज एग को बाहर कर दिया तो फ्यूचर में ड्रोन बनते हैं, मतलब ड्रोन हेप्लॉइड, ड्रोन में क्रोमोसोम की संख्या आधी, ड्रोन हेप्लॉइड होते हैं क्योंकि वो बिना निषेचित अंडे के बनते हैं, और फीमेल डिप्लॉइड होती है क्योंकि वो निषेचित अंडे से बनती है। तो ये फिर नीट में आया है कि एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, बिना निषेचित अंडे के जो बनते हैं उनको पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, सबने पढ़ा है ना। तो मेल कैसे डेवलप होते हैं इसमें, पार्थेनोजेनेसिस से, पर फीमेल फर्टिलाइज एग से, इतना ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन है, हेप्लोडिप्लॉइड ही बोलेंगे। हेप्लोडिप्लॉइड ही मतलब डिप्लॉइड एग से क्या बनती है, फीमेल, हेप्लॉइड एग से मेल। और एग्जाम में ये आया है, इस तरह के रिप्रोडक्शन बोलते हैं अरिनोटॉकी, इस तरह के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है अरिनोटॉकी, ठीक। तो मेल हमेशा पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप होता है, बिना निषेचित अंडे के डेवलप होता है, और फीमेल निषेचित अंडे से डेवलप होती है, ठीक है। अच्छा, और एक दो चीजें शॉर्ट शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी शुरू में तो पूछते ही थे उसके ऊपर हमेशा ही। लैंग्वेज ऑफ हनी बीज, हनी बीज ये ढूंढी थी, ये खोजी थी कार्ल वॉन फ्रिश ने, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला है लैंग्वेज ढूंढने के लिए, ठीक है। अब ये क्या लैंग्वेज किस रेफरेंस में, सोर्स ऑफ फूड। यदि अच्छा, ये खाना वगैरह ढूंढने का काम कौन करती है, वर्कर बीज, और सारी वर्कर बीज छत्ते को खाली करके कभी भी नहीं जाती है। सबसे ज्यादा मेंबर कौन बताया मैंने, वर्कर्स। इनको हमेशा क्वीन वगैरह की देखभाल करना होती है, दूसरे मेंबर की देखभाल करना है, तो ये तो छत्ते के चारों तरफ उड़ती रहती है और कुछ खाना ढूंढने के लिए जाती है, ठीक है। तो यदि एक समूह ने खाना ढूंढ लिया है, तो अब वो तो पूरा खाना लेके आ गई, अब उनको दूसरे को बोलना है कि वहां पे खाने का स्रोत है, अब बाकी उड़ के वहां जाओ, ये मैसेज कम्युनिकेट करना है। इसी को लैंग्वेज ऑफ हनीबीज बोलते हैं ना। कैसे कम्युनिकेट करती है, डांस करके। करेक्ट, पढ़ा है ना, कैसे कम्युनिकेट करती है, डांस, वो डांस परफॉर्म करती है। अच्छा, पहले तो एग्जाम में आता था ऐसा, सही में आते थे क्वेश्चन कि हनी बीज ने अपना सोर्स ऑफ फूड 100 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे ढूंढा है, तो वो कौन सा डांस करेगी। ऊपर वाला कैसा, ठीक है। अब सुनो,
यदि उसने 100 मीटर से पहले पहले ढूंढ लिया, 100 मीटर के पहले पहले खाना ढूंढ लिया, तो वो राउंड डांस। मैंने एक बार राउंड डांस बोला तो बच्चे बोलते घूमर। ठीक, देखो ये छत्ता है ना, और सारी मधुमक्खियां जो खाना ढूंढ के आई है वो गोल 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 चक्कर लगाती रहती है पूरे छत्ते के चारों तरफ। कब तक लगाती है? जब तक कि दूसरा समूह उड़ नहीं जाए खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, इसको राउंड डांस बोलते हैं, नियर 100 मीटर। और 100 मीटर से ज्यादा पे ढूंढा तो इसको टेल वैगलिंग डांस बोलते हैं। 100 से ज्यादा टेल वैगलिंग डांस। अब ये टेल वैगलिंग डांस अंग्रेजी के 8 के आकार का होता है। ठीक, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है। मतलब ये छत्ता है, यदि वो 8 के छत्ते के ऊपर ऊपर ही करती रहे, 8 के शेप में, मतलब सोर्स ऑफ फूड 100 मीटर से ज्यादा ढूंढा है इन द डायरेक्शन ऑफ सन। अभी जहां पे सूरज दिख रहा है उस दिशा में जाना है, और छत्ते के नीचे कर रही है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन, कि अभी जहां सूरज दिख रहा है उसके विपरीत दिशा में जाना है। ठीक है, इस तरह से वो लैंग्वेज अपनी कम्युनिकेट करती है। ये वॉन फ्रिश ने बताया था। यस, फिर से बोलो। इसमें चलो देखो मैडम, छत्ता बनाने का काम वर्कर कर रही है, तो वर्कर के पास वैक्स ग्लैंड होती है, और उसके एब्डोमेन पे उदर पे 4 खंडों में वैक्स ग्लैंड होती है, और लगातार उसे किसका श्रावण करती है? वो वैक्स का। प्लस मैंने बोला वो रिप्रोडक्शन ना भी कर सकती है, पर डंक उसके पास होता है, और वो एक ही बार यूज कर सकती है। मतलब डंक उसने बाहर किया और किसी को कई बार शरीर में छूट जाता है वो डंक, और बस वो एक ही बार डंक को यूज, और वो डंक बाहर आता है उसके बाद वो डेड हो जाती है, उसके बाद मर जाती है। ठीक है, एक ही बार लाइफ में वो किसी को डंक मार सकता है। हाँ, लेकिन कितना भयंकर रहता है उसका पॉइजन, है ना, बीज वेनम, बहुत भयंकर रहता है वो। करेक्ट। अच्छा, और क्या क्या, हाँ और क्या क्या क्वेश्चन आया था, वापस सुनो। तो वो जो लगातार नेक्टर पोलन इकट्ठा करती रहती है वर्कर बीज, और अब उसको हनी में कन्वर्ट करेगी, शहद में। कैसे करती है? पूरा नेक्टर पोलन इकट्ठा करती है, उसके पाँव में भी पोलन बास्केट होते हैं, तो वहां पे भी इकट्ठा करती है, उसके मुंह में एक लंबी सी नली होती है उसमें भी इकट्ठा करती है, वापस आती है और वो पूरा जो पोलन वगैरह है वो पूरा निगलती है। कॉकरोच पढ़ा ही हुआ है तुमने, क्रॉप, क्रॉप पढ़ा था ना, क्रॉप, गिजार्ड। हाँ, इसके क्रॉप को हनी सैक बोलते हैं, यानी ये पूरा नेक्टर पोलन अपने क्रॉप में इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, और फिर इस क्रॉप में एंजाइम निकलते हैं जो नेक्टर पोलन की जटिल शुगर को सरलतम शर्करा में बदलते रहते हैं। कहाँ? क्रॉप में। तो क्रॉप में ही पड़े पड़े जितने भी कॉम्प्लेक्स शुगर है वो कायम बदलती जाएगी, सिंपल शुगर पूरा डाइजेशन कर लेती है उसका, और फिर उसको रिगर्जिटेट करती है, वो पूरा वापस कहाँ लेके आती है? मुंह में, और उसको छत्ते में गिराती है। नहीं नहीं, उसको हम खाते हैं, वो क्यों, वो तो खाती है पर हम भी तो खाते हैं। हाँ, छत्ते में डालने के बाद पड़े पड़े, क्योंकि डाइजेशन में पानी बहुत लगता है, तो वो एकदम पतला रहता है जो सॉल्यूशन रहता है, फिर वो उसको छत्ते में गिराती है, पड़े ही पड़े वहां से पानी उड़ता रहता है धीरे धीरे, और फिर पीछे बहुत ही गाढ़ा और चिपचिपा द्रव छूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? हनी। मतलब हनी के अंदर सॉल्यूशन ऑफ सिंपल शुगर बोलते हैं, उसमें सरलतम क्या होती है? शर्करा, और कॉन्सेंट्रेटेड पानी वगैरह सब उड़ जाता है छत्ते में पड़े पड़े। ठीक है, ये शॉर्ट में बताई लाइफ साइकिल। अब देखो आगे, अब हमें एपीकल्चर करना है, मतलब हमको इसको पालना है, जहाँ पे भी हम इनको पालेंगे उस जगह को एपियरी बोलते हैं, और ज्यादातर हम ऐसी जगह पे एपीकल्चर करेंगे जहाँ ऐसे पौधे लगे हों, ऐसे पेड़ लगे हो जो बहुत ही ज्यादा नेक्टर और पोलन बनता हो जिनमें, है ना। तो जैसे नीम, जामुन, और क्या बोलते हैं, गावा, जाम, एप्पल, चेरी, ऐसे कुछ ट्रीज होते हैं जिनमें कि बहुत ज्यादा नेक्टर पोलन होता है, तो ऐसी जगह पे हम एपियरी सेटअप करेंगे। ठीक है, दूसरा चॉइस ऑफ ब्रीड। अब कौन सी ब्रीड चूज करेंगे? तो ब्रीड चूज करते समय क्या क्या देखते हैं? पहला, ऐसी ऐसी ब्रीड लें जिसकी वर्कर बीस बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो, कि वो लगातार लगातार नेक्टर पोलन इकट्ठा करे और ज्यादा मात्रा में क्या बनाए? हनी। दूसरा है ना, वर्कर बीस फेरोशियस नहीं होना चाहिए, मतलब जंगली प्रकृति की नहीं होना चाहिए, नहीं तो कितना भी उसने शहद बना लिया पर हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो डंक मारेगी। तो वो वाइल्ड नेचर की नहीं होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए। जेंटल टेम्परामेंट लिखा ही ना था वो, शुड बी ऑफ जेंटल टेम्परामेंट। ठीक है। हाँ, वो तो आता तो है पतंजलि का, वही निकालते होंगे।
ठीक है, फेरोशियस नहीं होना चाहिए। तीसरा स्पीशीज माइग्रेटरी नहीं होना चाहिए। माइग्रेटरी मतलब हमने एक जगह पे उसको पाला और फिर वो आधा छत्ता बना के भाग गई और वापस दोबारा आई नहीं, तो वो एपीकल्चर हमारे कोई काम का नहीं है। क्लियर? ठीक, तो अब इसमें कुछ कुछ स्पीशीज जैसे मैंने एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, इनके एक एक छत्ते से करीब 25 किलो हनी निकाल सकते हैं, बट सुरक्षा के हमारे पास नहीं उपकरण, तो हम उनको नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड नेचर की होती है ना। तो पूरे वर्ल्ड में जो फेवरेबल है जिसको पालते हैं, इट इज एपिस इंडिका। सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको पालते हैं। इसके एक छत्ते से 4 to 5 kg हनी। हाँ, बट ये जेंटल टेम्परामेंट की, इसको पालना आसान रहता है। नहीं तो तुमको मालूम है कि वो मधुमक्खी के झुंड ने अटैक कर दिया तो बचना ही मुश्किल है। करेक्ट, हाँ, चिपक जाती है। तो फिर से बोलो। धुएं से, हाँ वही वही सही है, आगे बताऊंगी सही। वो सिर्फ एक ही से डरती है, फायर से। हाँ, इंसान। चलो अब आगे चलेंगे। तो हमने इनको पाला। एक नई डिस्कवरी करी है इसने। मतलब जहां पे हमने इनको ओल्ड मेथड में जहां हम इनको पाल रहे हैं उनको कहीं पे भी हाई बनाने के लिए छोड़ देंगे, छत्ता बनाने के लिए छोड़ देंगे, वो पेड़ पे या कहीं पे भी वो अपने नेचुरल तरीके से छत्ता बनाती है। जब वो भर जाता है हनी से तो अपने को मालूम है कि उसको आधा क्या करते हैं, काट के अलग कर देंगे। जो बचा हुआ आधा रहेगा उसमें फिर से वो छत्ता बनाना और नए शहद बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा, अब इनको पहले यदि वो छत्ते को तोड़ना है, हनी निकालना है, तो इनको भगाना पड़ेगा पहले। तो फायर फ्लेम, आग, जलती हुई आग लेके आती, और वो सिर्फ आग से ही डरती है और वो छत्ते को खाली करके चली जाती है। लेकिन इससे इसके ड्रॉबैक क्या है, इसके नुकसान क्या है कि फिर जो हनी मिलेगा वो इम्प्योर रहता है, क्योंकि क्योंकि उसमें तो बहुत सारी मधुमक्खियां मर जाती है शहद के अंदर। ठीक है, और दूसरा हमने उनको फायर फ्लेम लाके उनको भगा दिया है, तो कई बार वो परमानेंटली माइग्रेट हो जाती है, आती नहीं है दोबारा। ठीक, आगे देखो। मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मेथड में हम लोग आर्टिफिशियल छत्ते बनाते हैं लकड़ी के, और हम जहाँ चाहें उसको सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जंगली जानवरों से सुरक्षित रहता है वो, और प्योर हनी मिलता है उसमें। वो वैसे ही बनाए जाते हैं छत्ते कि कोई भी मिक्सअप नहीं हो। ठीक है, ये मॉडर्न मेथड में ऐसा करते हैं। अब अपन ने दो वैल्यूएबल प्रोडक्ट, एक तो क्या बोला अपन ने, हनी। अभी बताया कि हनी के अंदर सरलतम शर्करा है, तो सबसे ज्यादा तो फ्रुक्टोज रहता है उसमें, 45% फ्रुक्टोज, और उसमें ग्लूकोज अप्रोक्सीमेटली 30% है ना। ग्लूकोज, जाइल्यूलोज, लेवुलोज, डेक्सट्रोज, ऐसे सिंपल सिंपल शुगर रहता है। तो हनी का पहला हम देखते हैं इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। देखो, हनी में ऐसा बोला जाता है कि क्योंकि ये सरलतम शर्करा है और पाचित है, इसको पचाने की जरूरत नहीं है। तो किसी को भी हाई सोर्स ऑफ एनर्जी है, एकदम बीमार पर्सन है जो खाना नहीं खा सक रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट उसको हनी दे दिया तो उसको डाइजेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, वो तो सीधा ही जाके रक्त में क्या हो जाएगा, अवशोषित होगा, है ना। मतलब ऐसा बोलते हैं कि 200 ग्राम्स ऑफ हनी, 200 ग्राम हनी से हमें जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है वो 11.5 लीटर्स ऑफ मिल्क के बराबर, या 1.6 kg ऑफ क्रीम के बराबर। हाँ, 200 ग्राम हनी से, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो फूड वैल्यू तो है ही, एज अ फूड वैल्यू तो मतलब लार्ज स्केल पे इसको हम उपयोग में लेते ही हैं। उसके अलावा मेडिसिनल वैल्यू, हनी जो रहता है छाले मुंह के या आहार नलिका के छालों को भरता है, और टाइफॉइड के बैक्टीरिया को मार सकता है एलिमेंट्री कैनाल में। क्लियर है? कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करता है, और रक्त को शुद्ध करता है, और आरबीसी का सिंथेसिस बढ़ाता है। मतलब एनीमिया, जिनको रक्ताल्पता होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हनी का यूज होता है। और आयुर्वेदिक तो दवाइयाँ तुमने देखा ही है कि बहुत कड़वी होती है, और उसको किसके साथ लेते हैं, हनी के साथ, ताकि वो अच्छे से क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए, है ना। तो लार्ज स्केल पे हनी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। सेकंड, बीज वैक्स। बीज वैक्स, हम जो वैक्स देखते हैं वो पैराफिन वैक्स है, यानी हम तो उसको कृत्रिम रूप से बनाते हैं, जो व्हाइट होता है जिसकी मोमबत्ती वगैरह बनती है। पर ये बीज वैक्स जो होता है नेचुरल प्रोडक्ट है ना, तो ये एकदम ऐसा नरम पीला इस तरह का वैक्स, चमकीला ऐसा वैक्स होता है। तो इसको ज्यादातर यूज करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने में।
ऑइंटमेंट्स, क्रीम, ज्यादातर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसका। ठीक, लार्ज और काफी महंगा होता है ये, तो इसकी तो कमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है बीज वैक्स की। ठीक, हाँ बोलो। और एनसीईआरटी पॉलिनेशन, इकोनॉमिक यूज की, बहुत सारे पौधों को क्या करती है, परागण। तो यदि ये इनकी संख्या कम हो गई तो बहुत सारे पौधे भी मर जाएंगे, क्योंकि परागण में भी मदद करती है, ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है। ठीक, चलो अभी तो 2 ही बताया मैंने। और तो अरे हाँ, जो मेडिकल में क्वेश्चन आया वो तो सुनो पहले। वो पूछते हैं विच इज द रियल प्रोडक्ट ऑफ हनी बीज, हनी बीज का वास्तविक उत्पाद। तो हनी है ना, और रुको, बीज वैक्स, सुनना अभी ध्यान से। एंड थर्ड इज प्रोपोलिस एंड ऑल। अब सुनो पहले, प्रोपोलिस बताई देती हूँ। प्रोपोलिस क्या है, उसके माउथ में ग्लैंड होती है, तो उसका छत्ता वगैरह टूटेगा फूटेगा तो वो एक गोंद जैसा मटेरियल निकालती है और उसके टूटे फूटे छत्ते को चिपकाने का काम करती है, उसको प्रोपोलिस। अच्छा, वो निर्माण कहाँ से करती है, वही नेक्टर पोलन से। वो जो इकट्ठा करती है नेक्टर पोलन, उसी को वो प्रोपोलिस में बदलती है ना। बट प्रोपोलिस इज नॉट हनी, ये इसको तो बस वो गोंद जैसा। तो अब बताओ इसमें से कि उसका रियल प्रोडक्ट, क्योंकि आ चुका है एग्जाम, विच इज द रियल प्रोडक्ट, बोलो क्या बोलूं, ऑल, फिर सही आंसर बोलो, क्यों, करेक्ट, वैक्स ग्लैंड है इसके पास और ये खुद स्रावित कर रही है। और प्रोपोलिस को और हनी तो वो प्लांट से नेक्टर पोलन इकट्ठा करती है और उसको परिवर्तित करती है, उसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है, वो तो प्लांट वगैरह से ले रही है ना, उसको कन्वर्ट कर रही है, तो उसका रियल प्रोडक्ट बीज वैक्स। क्लियर है।